तो बड़ा ऐलान हो चुका है और आप देख रहे हैं कि इसी का इंतजार था। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन 5 राज्यों में किस तरह से चुनाव होंगे, कितने चरणों में होंगे, इसका विस्तृत आज जो वर्णन है वो किया है, या फिर आप कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन एक तरीके से सामने रख दी गई है। इसी पर लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर से वापस लौटेंगे, पूरा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। एक बार परिचय फिर से आपसे करवा देते हैं। ओपी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए, बीजेपी के प्रवक्ता है। ओपी जी स्वागत है आपका। आरपी राजन जी हमारे साथ जुड़े हुए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। आरपी राजन जी आपका भी स्वागत। डॉक्टर राकेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए, कांग्रेस की तरफ से। डॉक्टर राकेश सिंह जी आपका भी स्वागत। जैनेंद्र अरकवंशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसबीएसपी की तरफ से। जैनेंद्र अरकवंशी जी आपका भी स्वागत। और इसके अलावा हमारे साथ अरविंद चतुर्वेदी जी मौजूद हैं, हमारे चैनल हेड। अरविंद जी आपका भी स्वागत है। अरविंद जी आपके ही पास आता हूं। एक तो दो बड़ी बातें हम लोग देख पा रहे हैं। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण है, आज इलेक्शन कमीशन जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो एक बात बड़ी क्लियरली यहां पर कही गई कि किसी भी तरह की वर्चुअल कोई मीटिंग आप फिजिकल कोई मीटिंग आप कर नहीं सकते हैं, ना तो नुक्कड़ सभा, ना ही कोई जनसभा, रैली, साइकिल यात्रा, पद यात्रा, इन सब पर रोक लगा दी गई है। और जिस तरह से 7 फेजेस में ये इलेक्शन होने हैं, इसको किस प्रकार से देखा जाए? अरविंद जी आपका पहला रिएक्शन चाहता हूं मैं इस पर। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये बहुत ही अहम है, खासतौर पे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए। 7 चरणों में इलेक्शन की बात कही जा रही कि 7 चरणों में इलेक्शन होगा, और ये अब स्पष्ट हो गया है कि सभी लोग जो है युद्ध में उतर गए हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने कोरोना को लेके विशेष रूप से ये कह दिया है कि कोई बड़ी रैली नहीं होगी, ज्यादा काम आप वर्चुअल तरीके से करेंगे, और डोर टू डोर, जैसे अगर कोई एक व्यक्ति जाना चाहता है, संपर्क करना चाहता है तो वो संपर्क करे, लेकिन कहीं भी भीड़ नजर नहीं आनी चाहिए। ये बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह दिया है। और ये भी बहुत जरूरी है कि लोगों की जान बचानी है, और जान बचाने के साथ साथ हमें इस इलेक्शन को भी बेहतर तरीके से संपन्न कराना है। अब ऐसे में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए बड़ी चुनौती हो गई है कि आखिर वो इस कठिन परिस्थिति में कैसे काम करेंगी, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और मैं समझता हूं कि कैसे जो है पूरी जो पार्टी है अपने आप को कैसे इस नए सिस्टम में, नए विजन में कैसे ढालती है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, हमारे पास अब वो पूरी लिस्ट आ गई है कि किन चरणों में कहां कहां चुनाव होने हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर कोई ये जानना चाहता है कि कहां और कैसे चुनाव होने वाले हैं। वो मैं चाहता हूं कि एक बार लिस्ट जो है, फर्स्ट फेज में पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, वो मैं आपको चाहता हूं कि वो लोग जाने कि फर्स्ट फेज में कहां चुनाव होने जा रहा है, और बेहद अहम है। आप देखिए, पहले फेज में जो चुनाव होना है उसमें कैराना, थाना भवन, शामली, बुधाना, चरथावल, मुजफ्फरनगर, मीरपुर, सरधना, हस्तिनापुर, ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो ये जिले हैं, वहां पे ये चुनाव होना है। और हम इस तरह से बारी बारी से आपको बताएंगे कि कहां कहां जो है चुनाव होना है। उसमें हस्तिनापुर है, मेरठ कैंट है, किठौर है, मेरठ साउथ है, छिपरौली है, बागपत है, लोनी है, मुरादनगर है, साहिबाबाद है, गाजियाबाद है, मोदीनगर है, धौलाना है, हापुड़ है, गढ़मुक्तेश्वर है, नोएडा है, दादरी है, जेवर है, और उसके अलावा आप देखें बुलंदशहर है, सिकंदराबाद है, शिकारपुर है, खुर्जा है, बरौली है। तो ये जो लिस्ट है, यानी कुल पहले फेज में कुल 94 जगहों पे इलेक्शन होने हैं, 94 प्लेसेस पे इलेक्शन होने हैं। और अब ये हम कह सकते हैं कि लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ गई होगी। जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं प्रत्याशी, उनके दिलों की धड़कन भी बढ़ गई होगी, और टिकटों को लेके अब जोर आजमाइश अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के सामने शुरू हो जाएंगी। चलिए अरविंद जी, आपकी इसी बात के साथ चर्चा की एक बार शुरुआत कर लेते हैं। सभी मेहमान चूंकि जुड़े हुए। ओपी सिंह जी, सबसे पहले आपके पास आता हूं। देखिए, अरविंद जी ने यह भी बता दिया, फर्स्ट फेज जब हम देखेंगे तो पूरा वेस्टर्न यूपी इसके अंदर हमको नजर आएगा। और एक महत्वपूर्ण बात जिसके साथ मैंने शुरुआत करी थी इस डिस्कशन की, कि अब सब कुछ वर्चुअल करना होगा, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस अब आप लोगों की हो नहीं पाएगी। तो एक तो ये चैलेंज, और दूसरा ये कि वेस्टर्न यूपी से अगर हम लोग शुरुआत करें तो किस तरह से तैयार हैं? आपका पहला रिएक्शन चाहता हूं ओपी सिंह जी में। आज जी, सबसे पहले लोकतंत्र के इस महापर्व चुनाव की जो आज घोषणा हुई है, मैं इसका स्वागत करता हूं। दूसरा, चुनाव आयोग द्वारा जो कोरोना से बचाव, जो उन्होंने पहली प्राथमिकता रखी है, क्योंकि कोरोना के बीच में चुनाव कराना सबके लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण था, लेकिन जो गाइडलाइन जारी किया है आयोग ने, चुनाव आयोग ने, मैं उसका भी स्वागत करता हूं। दूसरी बात यह है कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा चुनाव होगा जो रैली, सभा, नुक्कड़ सभा, जुलूस,
ये जो भीड़ की जो चुनाव की जो प्रक्रिया होती है वो इतिहास में पहली बार इससे मुक्त होगी। दूसरी बात आपने जो कहा कि पश्चिम उठाकर इतिहास 14 का 17 का 17 का उठा के देख लीजिए। पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी की लहर होती है और भारतीय जनता पार्टी पश्चिम की 90% से अधिक सीटों, बुंदेलखंड देखिए 19 सीटों 1900 सीटों जीत गए। तो पश्चिम में तो भारतीय जनता पार्टी की लहर चलती है और वो लहर आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। देखिए 2000 में सपा और बसपा ने मिलकर के पश्चिम में बहुत चलाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ कि हमारे पक्ष में गया। तो पश्चिम में भी हमारी स्थिति अच्छी है और मैं इसके लिए चुनाव आयोग को बधाई देना चाहता हूं कि जीवन, लोगों का जीवन पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और उसका उन्होंने जिस तरह से उन्होंने बांधा है, जिस तरह से गाइडलाइन जारी किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं और सरकार इसका भी पालन करेगी, पार्टी भी पालन करेगी, सरकार भी पालन करेगी और प्रशासन भी इसका पालन करने का पूरा प्रयास करेगा। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर राकेश सिंह जी, आपसे भी मैं यही सवाल मेरा ये है, एक तो चुनाव आयोग ने ये जो व्यवस्था की, क्योंकि कोरोना के केसेस अभी हम लोग देख रहे हैं बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, इसलिए अब आप लोग वर्चुअली एक तो आप लोग को कनेक्ट होना पड़ेगा। दूसरा ये है कि इसके साथ अब एक नई तरीके की एक्सरसाइज होगी, क्योंकि पहले थोड़ा इजी होता था, क्योंकि अगर आप फिजिकली मिल रहे हैं तो थोड़ा कन्वे करना आसान था। एक तो ये जो अब नई व्यवस्था हुई है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी कितना तैयार है? और अब तो चूंकि रणभेरी बच चुकी है, अब तो समय भी नहीं है, किस तरह से इसको आप देखते हैं? आपका रिएक्शन चाहता हूं मैं। मैं पहले तो बता दूं, मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह हूं और कुछ मैं आपको आंकड़े बता देना चाहता हूं। अभी जो आंकड़े कल तक आए हैं हमारे पास कोरोना के, 7.74% जो है इसकी इन्फेक्टिविटी रेट आ चुकी है, जो कि काफी ज्यादा है। और सिर्फ यूपी में ही 4,228 केस हुए हैं और लगभग पूरे देश में 1 लाख से ऊपर केस आ चुके हैं। अब 1 लाख कितनी तेजी से म्यूटेट करेंगे, कितने ज्यादा इन्फेक्शन फैलाएंगे लोगों को, तो निश्चित रूप से जो हमारे चुनाव आयोग ने एक डिसीजन लिया है वो काबिले तारीफ है। और ये इलेक्शन को टाला जाना संभव नहीं है और कोविड गाइडलाइंस के अंडर में ही इलेक्शन होना चाहिए। मैं और कांग्रेस पार्टी जो है इस जो इन्होंने डिसीजन लिया है हमारे चुनाव आयोग ने, उसका स्वागत करते हैं। अब आपने पहले देखा होगा कि पहले चुनाव कैसे हुआ करते थे, लाउड स्पीकर बजा करते थे, बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, चारों तरफ सारे दीवारें जो है पोस्टर से रंग दी जाती थी, उसके बाद सारी सफाई करनी पड़ती थी, वो चीज बंद हुई। अब उसके बाद फिर जो है इलेक्शन तब भी हुआ और अच्छे से हुआ। उसके बाद चुनाव आयोग ने अगर सारे नुक्कड़ सभाओं पे और बड़ी बड़ी रैलियों में रोक लगा दी है तो इसके बाद भी इलेक्शन होगा और जो इलेक्शन जो होगा उसका हम स्वागत करते हैं, चुनाव आयोग का स्वागत करते हैं, कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। और इस तरह से सबसे पहले जैसे हमारे साथी बोल रहे थे कि भाई ये जान है तो जहान है, जान अगर हम लोग रहेंगे तब ये देश रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम सभी लोग तैयारी करेंगे, जो भी अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको यूज करेंगे और व्हाट्सएप है उसके थ्रू हम सारी पार्टी अपनी जो है योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। और अगर राजीव जी आपने ये बता दिया कि आप लोग तैयार हैं इस मोड पर जाने के लिए। बिल्कुल 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 ठीक है। आरपी राजन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी राजन जी आपका भी स्वागत है। आरपी राजन जी, एक तो चुनाव की तारीखों का ऐलान, दूसरा ये है कि कोविड को देखते हुए फिजिकल आप लोग नहीं जा सकते, मतलब वर्चुअली आपको कन्वे करना होगा, कितना तैयार है? देखिए आयुष जी, मैं पहले भी चुनाव को लेकर एक डिबेट आपके साथ कर चुका हूं और इंडिया न्यूज के प्लेटफॉर्म पर ही मैंने पहले ही कहा था कि चुनाव हो कोविड प्रोटोकॉल के तहत हो, क्योंकि जन जीवन बहुत आवश्यक है। तो चुनाव जिस भी स्थिति में बाकायदा कोविड प्रोटोकॉल का नियमों का पालन किया जाए। और मैंने पहले कहा था कि चुनाव आयोग वर्चुअल रैली की व्यवस्था करे, वर्चुअल संवाद की व्यवस्था करे, तो उसका स्वागत है, स्वागत करते हैं। और आज चुनाव आयोग ने किया भी, तो लोकतंत्र के बड़े महापर्व की जो है देवतुल्य मतदाताओं। चलिए इस बीच आपको मैं रोकूंगा, इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से
बदलाव और विकास की एक नई राह पर चला है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का यह महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हां, कोरोना महामारी के दौरान सतर्कता और सावधानी हम जरूर रखें। सतर्कता और सावधानी से सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः बनेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। उन्होंने एक बार फिर से कहा कि जिस तरह का जन समर्थन 2017 में मिला, एक बार फिर उसी को हम दोहराएंगे और इस बार जो किए गए कार्य हैं मौजूदा सरकार के, उस पर जनता एक बार फिर से मोहर लगाएगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। इस बात का दावा मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के बेहद महत्वपूर्ण है और चुनाव की तारीखों का ऐलान चूंकि हो चुका है, तो इसलिए अब इस तरह के जो रिएक्शंस हैं वो आपको अभी और सुनने को मिलेंगे। लेकिन इन सब के बीच में आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को भी अभी आपने सुना था, उन्होंने भी इस तरीके की बात को कही थी कि 10 मार्च को दरअसल भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। अब जनता को यह तय करना है, चूंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी पर चर्चा हम लोग लगातार कर रहे हैं। एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं। आरपी राजन जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, कंप्लीट करें। जी, मैंने कहा था कि कोविड नियमों के प्रोटोकॉल के तहत ही चुनाव हो, और आज चुनाव आयोग ने जो कहा है हम लोग बखूबी, चूंकि जनजीवन बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोरोना की जो दूसरी विभीषिका थी उसमें देखा लोगों ने बहुत सारे अपनों को खोया सब, तो उसके तहत ही हम लोग जो कानून, चुनाव आयोग जिन नियमों के तहत जैसे कहेगा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम लोग एक एक करके एक व्यक्ति से संवाद करेंगे, वर्चुअल संवाद करेंगे, और वर्चुअल संवाद के माध्यम से हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता के मुद्दों की बात करेंगे कि किस तरीके से जनता जो है पिछले पूरे 5 साल में परेशान हुई है। भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याण विरोधी नीतियों के खिलाफ जिस तरह से लोगों में आज आक्रोश है, ठीक है, लेकिन अब तो वो वर्चुअली ही जाना पड़ेगा, चूंकि अब जनता के बीच में कैसे जाएंगे ये भी देखना है, और अगर डोर टू डोर भी जाएंगे तो 5 लोगों से ज्यादा जा नहीं सकते। जैनेंद्र अरवंशी जी, अब तो देखिए समय आ गया है और अब आप पार्टी, आपकी जो है समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने वाली है। एक तो सीट को लेकर के, और दूसरा यह है कि कितनी तैयारी है, चूंकि अब आप लोगों को जो कुछ करना है वो वर्चुअली करना है, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस या वो बड़ी रैलियां अब हम लोग देख नहीं पाएंगे, क्योंकि उस पर रोक कम से कम लगा दी गई है। जैनेंद्र जी, रिएक्शन चाहता हूं आपका। जी, चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा फैसला लिया है कि 15 जनवरी तक पहले टाला है रैलियों को, और दूसरी चीज ये है कि उस 15 जनवरी के बाद भी वो आगे सोच विचार करके, और कोरोना के अगर मामले बढ़ रहे हैं तो उसे आगे बढ़ाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हमारे बूथ प्रमुख हों, चाहे चुनाव प्रमुख, जो पन्ना प्रमुख हों, सभी लोग बहुत पहले से ही डिजिटल प्रमुख की भूमिका में आ चुके थे, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पहले से अंदाजा था कि चुनावों के समय में इस तरह की चीजें हो सकती हैं, क्योंकि हमने बंगाल के चुनाव देखे, जब भाजपा डेली दिन में 10-10, 20-20 रैलियां कर रही थी और चुनाव आयोग ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया था। तो यही सोच के कि अगर चुनाव आयोग संज्ञान भी नहीं लेता तो उसकी हमने तैयारी कर रखी थी कि हम कम से कम अपनी तरफ से जनता के पक्ष में खड़े होंगे और रैलियों पे अपनी तरफ से अंकुश लगाएंगे। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि अभी भी जैसे कि बहुत सारी चीजें इसमें एक धरातल पर समान नहीं आ पाती हैं, उसका कारण है कि भाजपा के पास जो चंदा आता है वो आजकल लगभग पूरे देश की सभी पार्टियों के पास जितना चंदा आता है उससे दुगना ही आता है, दुगने से ज्यादा आता है।
तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं मानूंगा कि इसके ऊपर ठीक है, हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी हैं बातचीत करने के लिए। अध्यक्ष जी, इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन आया है, राजनीतिक दलों पे आरोप लगता रहा है कि राजनीतिक दल उसको फॉलो नहीं करते हैं, क्या इस आरोप से आप कैसे क्या तैयारी की है? मैं चुनाव आयोग ने जो घोषणा किया है, मैं हार्दिक स्वागत करता हूं चुनाव का और उनका अभिनंदन करता हूं और जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और आगे आवें, स्वयं नेतृत्व करें। अब चुनाव का समय आ गया है, जो गाइडलाइन है मैं 100% भारतीय जनता पार्टी उसकी पालन करेगी। दूसरा सवाल है कि जिस तरीके से चूंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और आपके लीडरशिप में ये चुनाव लड़ा जा रहा है, एक विधानसभा पे 10-10 कैंडिडेटों की भीड़ है, क्या फार्मूला होगा? क्योंकि उसके बाद जब नॉमिनेशन की घोषणा होगी तो यहाँ हर एक बात में भीड़ भी आएगी, तो उसके लिए क्या फार्मूला इजाद किया कि सब लोग संतुष्ट भी हो जाए, जो पार्टी का अधिकृत कैंडिडेट हो उसके साथ सारे लोग मिलकर चुनाव भी लड़े? कोई ऐसी कठिनाई नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, सब लोग समझदार हैं और कोई चुनाव लड़ेगा सब लोग साथ होकर उसका मदद करेंगे, इसलिए कोई कठिनाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में मत भिन्नता कुछ है ऐसा नहीं। दूसरी बात, संसदीय बोर्ड इसका निर्णय करता है। जनता के बीच में जिसकी लोकप्रियता, कार्यकर्ताओं में स्वीकारता, संगठन के प्रति समर्पण, ऐसे लोगों को हम निर्णय करते हैं, ऐसे लोगों के पास, और ये सब चुनाव संसदीय बोर्ड निर्णय लेता है और उसी के आधार पर टिकट लोगों को मिलता है और कार्यकर्ता तैयार है, किसी को टिकट दो, हम साथ पे खड़े। सूची कब तक आ रही है कैंडिडेट? तो संसदीय बोर्ड निर्णय लेगा, फिर भी एक कयास संसदीय बोर्ड निर्णय करेगा, वही करना। अभी अगर छोटे दलों जो आपके साथ आए हैं, टिकट फार्मूले पर उनके भी साथ कुछ बात हुई, आज संजय निषाद की पीसी थी, तो संसदीय बोर्ड निर्णय करेगा, इसका वही लोग निर्णय करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वतंत्र देव जी थे। उन्होंने कहा कि जो भी इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन होगा पार्टी उसको पूरी तरीके से फॉलो करेगी। रही बात टिकट होगा तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि किस विधानसभा से कौन पार्टी का अधिकृत कैंडिडेट होगा। सहयोगी सिद्धार्थ के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो यही एक सबसे महत्वपूर्ण अब एक कड़ी है और ये एक बड़ी एक्सरसाइज अब देखना यह है कि सभी पार्टियों के बीच में जो सामंजस्य समय दिख रहा था हम लोगों को चुनावी रैलियों में, वो टिकट पर आते आते कितना बरकरार रहेगा और किस तरह से जो टिकट का वितरण है इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं, मेहमान सभी बने हुए। जैनेन्द्र जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, कंप्लीट करें। जी, मेरा यही कहना था कि चुनाव आयोग को जो IT सपोर्ट है उसके लिए भी कोई लोग बिठाने चाहिए जो देखें कि समाज में कहीं घृणा फैलाने वाले तो ट्विटर या व्हाट्सएप या फेसबुक पर वीडियो या कहानियां तो नहीं चलाई जा रही। और दूसरी चीज कि अब जनता ने मन बना लिया है और जनता बदलाव के मूड में पूरी तरह से दिखाई दे रही है। सपा सुभाषपा रालोद गठबंधन दोबारा से वापसी कर रहा है। 10 मार्च को भाजपा साफ हो जाएगी, ये आप देखेंगे। अरविंद जी, अब आते हैं असल सवाल जो है, तो जो बात आपने शुरुआत में भी कही कि अब जो धड़कनें हैं उन कैंडिडेट्स की बढ़ रही होंगी कि किनको टिकट मिलेगा या नहीं। अभी हम लोग स्वतंत्र देव जी को भी सुन रहे थे कि संसदीय बोर्ड इसका फैसला करेगा, अंतिम निर्णय और मोहर वहीं पर लगनी है। लेकिन जिन दलों के साथ गठबंधन है, क्या असल एक्सरसाइज आपको लगता है कि अब यहीं से शुरू होने वाली है और इसको और किस तरह से आगे बढ़ता हुआ आप देखेंगे? अरविंद जी, देखिए, मेरे हाथ में ये लिस्ट आ गई है, आप देखिए ये लिस्ट है जो इलेक्शन कमीशन ने जारी की है। मैं चाहता हूं कि एक बार जरा ये लिस्ट सब लोग देखें। ये लिस्ट है जो 7 फेज में चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं, ये उसकी लिस्ट है। और बहुत सारे लोग जो अलग अलग जगहों से चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत के आते हैं, उसके बाद अलग अलग पार्टियां जो ये कहती है कि नहीं हमारे पास नंबर ज्यादा है, वो दिखता भी है चुनाव जीत के आने के बाद, और उसी के आधार पर सरकार बनती है। मैं यहां पे ये कहना चाहता हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो सीटों की संख्या कुल 136 है। उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 109 सीटें पिछली बार जीती थी। 21 सीटें जो है समाजवादी पार्टी के पास थी। तो मेरा ये कहना है कि चुनाव बहुत दिलचस्प होगा इस बार। बहुजन समाज पार्टी भी अपना जो उसका दावा है कि पश्चिम में वो बहुत मजबूत अपने आप को मानती है और उसको लगता है कि उसके वोट बहुत सशक्त हैं। अगर उसको एक भी वोट और साथ उसके साथ जुड़ेगा तो वो बहुत मजबूत स्थिति में रहेंगे। सपा के साथ भी अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी का भी यही दावा है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति अपनाई थी पिछली बार, वो रणनीति, उस रणनीति पे फिलहाल पार्टी काम तो जरूर कर रही होगी,
लेकिन सबसे ज्यादा सीटें वहां से जीतने वाली पार्टी के लिए अरविंद जी, इस बार अरविंद जी मैं आपको रोक रहा हूं, इस बीच कुछ सीधी तस्वीरें जरा दिखा देते हैं। राजधानी लखनऊ की तस्वीरें हैं, देखिए आचार संहिता लग चुकी है, इसलिए जो बैनर पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगी हुई हैं उनको सीधे हटाया जा रहा है यहां पर, और आचार संहिता लगने के बाद ये जो एक्सरसाइज है वो आपको देखने को मिलती है, और उसी को आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये जो तमाम बैनर, होर्डिंग, पोस्टर्स अलग अलग पार्टियों के लगे हुए थे उन सबको यहां से हटाया जा रहा है, चूंकि आचार संहिता अब लग चुकी है। और साथ ही साथ अब आपको इस तरह की जो सख्ती है वो और बढ़ती हुई दिनों दिन अब नजर आएगी, चूंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, यानी कि अब बिल्कुल रणभेरी बच चुकी है। और अब अंतिम आप ये कह सकते हैं कि जो दौर है वो शुरू हुआ है, और उसके बाद टिकटों का ऐलान और फिर मतदान और उसके बाद मतगणना, यहां तक हम पहुंचेंगे। और उसके बाद उत्तर प्रदेश की जो नई सरकार है वो क्या होगी, किस तरह से होगी, इन सब पर पूरे देश की निगाहें लगी रहेंगी। फिर से वापस लौटेंगे चर्चा में। अरविंद जी अपनी बात कंप्लीट करें। मैं यही कह रहा था कि जो चुनौतियां होंगी वो चुनौतियां और रणनीति ये दोनों बदलने की आवश्यकता है, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि पिछली बार जो परिस्थितियां थी कुछ और हैं, इस बार परिस्थितियां कुछ और हैं। और आप देखिए कि समाजवादी पार्टी ने भी अपनी रणनीति बदली है। आप देखिए कि उसके गठबंधन में जो दल शामिल थे इस बार उसमें बदलाव आया है और उसका फर्क पड़ेगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के साथ अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी जो है पश्चिम में उनका किसी के साथ गठबंधन नहीं है। आपने देखा था कि किस तरीके से राकेश टिकैत वहां पर बहुत दिनों तक धरने पे बैठे थे, किसान आंदोलन चलता रहा, और बाद में वैसाखी के दिन आपने देखा कि किस तरीके से भारत सरकार ने उस पूरे बिल को वापस ले लिया। प्रश्न यह उठता है कि भारतीय जनता पार्टी की अगली रणनीति क्या होगी, कैसे लोगों को टिकट दिया जाएगा, कितने लोगों का टिकट कटेगा, कितने नए लोग आएंगे, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओपी जी मैं चाह रहा हूं कि आप जवाब दें इस बात का। देखिए आयुष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल में चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन जब चुनाव आयोग ने आज जिस तरह से गाइडलाइन जारी किया है उससे सबकी शंकाएं समाप्त हो चुकी है और प्रदेश की जनता राहत की सांस ले रही है। नंबर 1। नंबर 2, सभी राजनीतिक दलों की जो कल से बातें आ रही है कोरोना के बीच में चुनाव कराना, ये बहुत अच्छी बात है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने ये कहा है कि हम कोरोना के नियमों का पूर्णतः पालन करेंगे और जो भी गाइडलाइन चुनाव आयोग का होगा उसका पालन। नंबर 3, पहला फेज में अक्सर हर चुनाव में, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही चुनाव की बिगुल बजती है, ये सबको पता। और 2017 के चुनाव में, 14 के लोकसभा चुनाव में, 17 के विधानसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में, और अब से कुछ माह पहले जो उपचुनाव हुआ है उसके आप निर्णय को देखें, रिजल्ट को देखें, तो पश्चिम की जनता हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उसका कारण है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसी भी सरकार ने विकास नहीं किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो समस्या थी, गन्ना मिले थी, गन्ना का भुगतान था, उनको जो सिंचाई की व्यवस्था थी, बिजली की कमी थी, गुंडागर्दी थी, दंगा था, पश्चिम में हर तीसरे दिन दंगा और पलायन होता था, वो सारी चीजों से वहां की जनता मुक्त हो चुकी है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उनको पता है। लेकिन ओपी सिंह जी, जो किसान आंदोलन इतने दिन तक चला, आपको लगता है कि उसका कोई फर्क वहां पर, कोई असर नहीं? और पश्चिम उत्तर प्रदेश की भी जो अपनी समस्याएं हैं वो भी हैं वहां पर। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो समस्याएं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको दृष्टिगत रखते हुए बहुत काम किया। चाहे वो सड़कों का मामला हो, चाहे पेयजल का मामला हो, चाहे सिंचाई का मामला हो, चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो। और ये बताइए, क्या वो दिन लोग भूल गए जब हर तीसरे दिन दंगा होता था और मुजफ्फरनगर से पलायन होता था, गुंडों की सरकार चलती थी? चलिए आपको रोक रहा हूं। केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम इनसे साथ बातचीत करने की कोशिश लगातार की जा रही है। इंडिया न्यूज संवाददाता आप देख चुके हैं, वहां पे पहुंच चुके हैं। ठीक। और अब केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़े उत्सव का ऐलान हो चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डिप्टी सीएम केशव मौर्य है, जिनके अगुवाई में 2017 में विधानसभा के चुनाव में प्रचंड बहुमत पाई थी।
2022 का चुनाव, हालांकि आपके लीडरशिप में तो लड़ा नहीं जा रहा है, लेकिन आपका ही नारा था 300 प्लस पार। 300 प्लस पार 2017 में भी था, 2022 में भी होगा और 2022 में 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी। मैंने 2017 में कहा था कि 11 मार्च को समाजवादी पार्टी 11 मार्च को 12 बजे समाजवादी पार्टी के 12 बज जाएंगे। आज मैं दोहरा रहा हूं उस बात को कि 10 मार्च को 11 बजे समाजवादी पार्टी का फिर 12 बज जाएगा, बसपा का 12 बज जाएगा, कांग्रेस का 12 बज जाएगा। राजनीतिक दलों पे आरोप रहता है कि जो इलेक्शन कमीशन गाइड लेते हैं उसको लोग फॉलो नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, चूंकि आप एक जिम्मेदार पर्सनालिटी है, तो क्या उम्मीद किया जाए? नहीं, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग के जो भी निर्देश हैं उसका पालन करेगी। जिस प्रकार से प्रचार प्रसार के लिए कहा गया उस प्रकार से प्रचार प्रसार करेगी। जिस प्रकार से नामांकन प्रक्रिया अपनाने को कहा गया वो नामांकन प्रक्रिया को भी अपनाएगी। और जिस प्रकार से भी जो भी निर्देश समय समय पर 15 जनवरी तक वर्चुअल होगा, जब एक्चुअल का आदेश होगा तो हम एक्चुअल भी करेंगे। हम हर प्रकार से चुनाव के लिए तैयार थे और चुनाव की तिथि घोषित हुई है। चुनाव की तिथियों के घोषित होने का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र का यह अवसर है और इसकी प्रतीक्षा जनता को भी रहती है, हर राजनीतिक कार्यकर्ता को भी रहती है। सूची कब तक आ रही है? अब वो तो बैठक होगी, आ जाएगी, उसके लिए जब आएगी तो आपको बताया जाएगा। छोटे घटक दलों का जो सीटों के लेके तालमेल के लेके हमेशा से एक विवाद रहा है कि कितनी कितनी सीटों पे होगी, तो कितनी सीट उनको दे रहे हैं आप? ये मैं नहीं देने वाला हूँ, तो जब बैठक होगी, जब टेबल टॉक होगी, उस समय जो तय होगा तो आपको सब बताया जाएगा। अभी तो यह है कि चुनाव की घोषणा हुई है, हम स्वागत करते हैं और 300 से ज्यादा सीटें फिर जीतेंगे, फिर भाजपा की सरकार बनेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी थे। उन्होंने कहा कि अभी चुनाव की घोषणा हुई है और 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। 300 से आंकड़ा हम पार करेंगे। सहयोगी सिद्धार्थ के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो सुन रहे थे आप डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को। उन्होंने एक बार फिर से इस बात को दोहराया कि एक बार फिर से 300 पार हम जाने वाले हैं और जो सहयोगी दल हैं उनके साथ सीटों का जो बंटवारा है, ये भी जो बैठक है उसके बाद उसका जो निर्णय है वो हो जाएगा। चर्चा में वापस लौटेंगे। ओपी सिंह जी, इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए, कोई नई रणनीति की जरूरत आपको नहीं लगता है? कम से कम अगर वेस्टर्न यूपी के लिहाज से भी देखें, क्योंकि जो बात आप अभी कह रहे थे, क्या आपको लगता है कि उसी रणनीति पर बढ़ते हुए आपको वहां पर वही सफलता मिल जाएगी 17 वाली या 19 वाली जिसका जिक्र आपने किया अभी? बिल्कुल। आज देखिए, जो हमारे प्रदेश में राजनीतिक पार्टियां हैं, ये चुनावी राजनीतिक पार्टियां हैं और इनका गठबंधन नहीं होता, इनका करार होता है। ये चुनाव से 1 महीना पहले करार करते हैं और चुनाव के जैसे ही मतगणना होती है करार टूट जाता है। मुझे पार्टियों का नाम लेने की जरूरत नहीं है, ये आप देखते चले यार, 19 में भी आपने देखा, 17 में भी देखा। दूसरी बात, जो पार्टियां 4.5 साल इनके नेता ट्विटर खेलते रहे और एसी के कमरों में बंद थे, वो आज बेचारे निकले थे बाहर। लेकिन हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ तो पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता और बड़ा नेता वो जनता के बीच में रहता है, सुख दुख में रहता है। आयुष जी, मौका दीजिएगा। मैं समझ गया, इसीलिए आपको जरूरत नहीं है। ओपी जी, आपने ये कह दिया और बता दिया कि आपको नई रणनीति की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों के बीच में, जनता के बीच में रहे। चलिए ठीक है। आरपी राजन जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। आरपी राजन जी, ठीक है, ठीक है। आरपी राजन जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी जो कह रहे हैं कि हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमें जो है हम किसानों के साथ हैं, आप बताइए, कह रहे हैं जिस तरीके से पिछले 1 साल बारिश, जाड़ा, गर्मी किसान ने झेला, उसमें से 700 से 750 किसान शहीद हो गया। आप बताइए, उन परिवारों के साथ जो परिवार अनाथ हो गए हैं उनका क्या होगा? उन परिवारों के प्रति भारतीय जनता पार्टी के किसी भी एक नेता, एक कार्यकर्ता, छोटे से कार्यकर्ता के भी मुंह से सिंपैथी का एक शब्द जो है, श्रद्धांजलि का एक शब्द नहीं निकला। 1,000, 700 किसानों को शहीद कर देने के बाद आज बता रहे हैं कि हम किसान हितैषी हैं। आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने जब कहा कि हम किसानों की बिजली जो है सिंचाई मुक्त करेंगे, तो बाबा जी ने जो है बहुत बड़ा सीना चौड़ा करते हुए, सीना चीरते हुए कहा कि हम किसानों की बिजली बिल जो है सिंचाई आधी कर देंगे। तो ये तो नकल करते हैं और नकल में भी कंजूसी। आप बताइए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पिछली सरकार में 18.5 लाख युवाओं को जो है लैपटॉप दिया। इन्होंने कहा हम टैबलेट देंगे उसका छोटा। हम बिजली बिल की बात किए तो इन्होंने कहा, हमने मुफ्त की बात की, इन्होंने कहा हम आधा कर देंगे। तो ये तो नकल में भी कंजूसी करते हैं, जनता देख रही है। लखीमपुर का नरसंहार
किसानों के ऊपर जिस तरह थार गाड़ी चला करके भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचला, वो किसान भूलने वाले नहीं है। वहीं लखीमपुर की दूसरी घटना याद दिला दूं, पंचायत चुनाव में जिस तरह ये आज अपराध की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के ही गुंडे जिस तरह से उस महिला का चीरहरण हुआ था पंचायत चुनाव में, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में महिलाओं का चीरहरण हुआ था, वो कोई भूलने वाला नहीं है। वो लोग याद किए हैं, उस पर भी तो बात बताएं। ये फर्क साफ की बात चलिए, नहीं ठीक है, चलिए ये फर्क साफ है, ये तो आपको बताना है ना। जनता अगर रिलेट कर रही होगी, पता चल जाएगा। अगर जनता रिलेट कर रही होगी तो फिर तो वो आपके साथ खड़ी हो जाएगी। नहीं तो अभी यहाँ पर डिप्टी सीएम बता करके गए। ठीक है, अब देखते हैं ना, हम लोग इंतजार तो इसी बात का कर रहे हैं ना कि अब रिजल्ट आए कि क्या होता है। राजेश जी, आपके पास में आता हूं, डॉक्टर राजेश सिंह जी। ठीक है, डॉक्टर राजेश सिंह जी, क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति के साथ तैयार है, तमाम दलों के साथ उसने अपना गठबंधन भी किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उसने जो काम किया उसके आधार पर वो जा रही है। कांग्रेस पार्टी रणनीतिक तौर पर कैसे इन दोनों ही चीजों का मुकाबला करेगी? एक तो संगठन के स्तर पर अगर मैं आपसे समझना चाहूं, और दूसरा यह है कि 32 सालों से आप लोग सत्ता से बाहर हैं। समाजवादी पार्टी अपनी वापसी के दावे कर रही है, सत्ता पक्ष कह रहा है कि उसने काम किया इसलिए वो सत्ता पर ही रहने वाले काबिज। आप उसको किस तरीके से देखेंगे कांग्रेस पार्टी के तौर पर? कितना तैयार हैं आप लोग इन सारी स्थितियों के लिए, और ऐसा क्या किया कांग्रेस पार्टी ने कि 32 साल का सूखा समाप्त हो जाएगा? नहीं, समाप्त पहले की बात नहीं कर रहा। इस समय जैसे हमारे माननीय प्रियंका गांधी जी हर जगह जा रही है, अभी हमारे साथी बोल रहे थे लखीमपुर की बता रहे थे, वहां सबसे पहले प्रियंका गांधी जी पहुंची, सभी ने देखा, वहां उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, वहां पे रोके रखा। राहुल जी भी पहुंचे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है लल्लू जी, ये रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा जेल जाने का किसी का अगर रिकॉर्ड है तो हमारे लल्लू जी का। प्रदर्शन करते हैं तभी आदमी जो उसको सरकार जो है बंद करती है। तो आप ये देख रहे हैं, और मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से बता देना चाहता हूं कि 5 स्टेट में हमारी सरकार आ रही है, ये समझ लीजिए आप। उत्तरांचल हम जीत रहे हैं इस बार, पंजाब की तो पूरा हमारा आएगा, गोवा में हम पहले भी ज्यादा थे, फिर हम वहां सरकार बनाएंगे। मणिपुर में भी हमारे एमएलए सबसे ज्यादा पिछली बार भी आए थे। राजेश जी, मुझे लग रहा है कि आपके जवाब पे अरविंद जी का कुछ सवाल है। अरविंद जी बीच में मतलब नहीं, मैं सवाल उसमें ऐड कर लेता हूं ना, फिर आप आराम से जवाब दीजिएगा। अरविंद जी चाहता हूं, क्योंकि मैं मेरा ये कहना था कि उन्होंने कहा कि हमारे अध्यक्ष ने जेल जाने का रिकॉर्ड बना दिया। सवाल क्या है? सवाल ये है कि राजेश जी से हम ये समझना चाहते हैं कि प्रियंका गांधी जी भी बड़ी मेहनत कर रही हैं, उनके कार्यकर्ता भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों ने जिस तरीके से आवाज लगाई थी, लड़की हूं लड़ सकती हूं, कितने आवेदन आए हैं आपके पूरे प्रदेश से? हमारे यहाँ 40% जो है लेडीज को टिकट दिया जा रहा है। ठीक है, बिलारी यहाँ पे जहां मैं मुरादाबाद अगर का बता रहा हूँ, 6 सीट है, उसमें 2 सीट को महिला महिला ने आवेदन किया है, और दोनों जगह महिला को मिलेगा। और चार जगह जो यहाँ पे है वो जो है मेल पुरुष कैंडिडेट होगा यहाँ पे। और पूरे उत्तर प्रदेश में 40% जो है महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। स्कूटी देने के लिए, स्मार्टफोन देने के लिए हमारी प्रियंका गांधी जी ने कहा है, किसानों का कर्जा माफ करने अच्छी बात है राजेश जी। 10 लाख, सुनिए, 10 लाख समझता हूं कि राजेश जी के पास अभी 10 लाख बहुत इनको भी काम करने की आवश्यकता है, अभी बड़ी मेहनत करने की जरूरत है। नहीं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत तो सभी को करने का है। 10 मार्च को पता चल जाएगा कौन कितना मेहनत कर रहा है। नहीं, आपने तो दावा कर दिया ना कि आपने तो कह दिया 5 राज्यों में आपकी सरकार आने वाली है, लेकिन कैसे आने वाली, यही तो मैं समझना चाह रहा था ना। आप उत्तर प्रदेश में बताइए ना, 32 साल का सूखा कैसे समाप्त हो जाएगा? ऐसा अलग क्या है? समाजवादी पार्टी भी तो है ना जो दावा कर रही है, समाजवादी पार्टी भी तो है। नहीं, 70 साल से बीजेपी बाहर थी, वो कैसे सत्ता में आ गई? अब इसका तो कोई जवाब नहीं किया जा सकता। हो सकता है 32 साल में ना आ पाई हो, उसमें हमारा संगठन नहीं मजबूत रहा हो, लेकिन अब पूरी तरीके से उसी संगठन और उसी रणनीति की तो बात कर रहा हूं ना। बीजेपी का तो रणनीति साफ है, उन्होंने तो अपनी रणनीति बता दी थी कि हम इसके साथ जाने वाले हैं। वही मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि ऐसा क्या करने वाले हैं आप कि आपके ऊपर भरोसा करेगी प्रदेश की जनता, और आप कह रहे हैं कि 5 राज्यों में आप सरकार बनाएंगे? बिल्कुल 5 में बनेगा सरकार। ये आप लिख लीजिए आज, फिर मैं 10 तारीख को फिर आऊंगा और आपसे जो है बहस में बैठूंगा। नहीं, ठीक है राजेश जी, बिल्कुल ये क्लिपिंग में रखूंगा। जैनेंद्र अरपशी जी, 17 में बीजेपी के साथ, अब की बात समाजवादी पार्टी के साथ, इसलिए जनता आप पर तो कम से कम भरोसा नहीं करेगी। नहीं, जनता का भरोसा और ज्यादा बढ़ गया है। हम सत्ता की मलाई खाने के लिए उनके भाजपा के साथ नहीं रहे 2017 के
बाद से 2017 से 19 तक रहे, उसके बाद हम अलग हो गए। उसका कारण मैं कई बार आपके प्लेटफॉर्म पे भी बता चुका हूं कि जो जातिगत आरक्षण में वर्गीकरण करना था, तो उसका वर्गीकरण नहीं किया जा रहा था, जबकि राघवेंद्र समिति ने भी रिपोर्ट जमा कर दी थी। जो आयोग बनाया गया था 4 महीने 5 महीने में रिपोर्ट जमा कर दी थी। मई में राघवेंद्र समिति बनी थी, अक्टूबर में रिपोर्ट आ गई थी और जनवरी में लोकसभा चुनाव होने थे। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले उस जो जातिगत आरक्षण है, ओबीसी आरक्षण है, उसको 3 भागों में विभाजित नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से अलग हुए। तो जनता को एक भरोसा है कि हम सत्ता की मलाई के लिए सत्ता के साथ नहीं चिपके रहेंगे, जैसे कि बाकी कुछ पार्टियां जो पूर्वांचल की हैं वो अपने वादे पूरे नहीं हुए तब भी चिपकी हुई हैं भाजपा के साथ। अभी भी आपने देखा होगा निषाद समुदाय जो आया था अमित शाह जी की रैली में, तो वहां पे वो ये आस लेके आया था कि उनकी 17 जो जातियों की मांग है ओबीसी से उठा के उनको एससी में डाला जाएगा। लेकिन ऐसी कोई भी मांग या कोई भी घोषणा अमित शाह जी ने नहीं की वहां से, और वो लोग इतना नाराज हुए कि जाते जाते वो जब रैली खत्म हो गई तो सीटें तोड़ के आए वहां पर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जनता का भरोसा तो बहुत बड़ा है। कई बार ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी बता चुके हैं कि एक 200 मीटर की सड़क बनवाने के लिए उन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, डीएम को चिट्ठी लिखी, 2 बार उप मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, लेकिन वो सड़क नहीं बनवा पाए। अरविंद जी का सवाल है, इसमें जोड़ते हैं अरविंद जी। मैं आयुष जैन जी से ये पूछना चाहता हूं कि जो टिकट ये लोग समाजवादी पार्टी से मांग रहे हैं उसमें कौन लोग चुनाव लड़ेंगे? जी अरविंद जी, बहुत अच्छा सवाल बेटे लड़ेंगे दोनों? तो ये है माफ कीजिएगा, मैं कह रहा हूं ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे के लिए भी कठिन है, कार्यकर्ताओं के लिए भी कठिन है, लेकिन कोविड को देखते हुए जरूरी फैसला है और सबकी सुरक्षा के लिए जो भी फैसला लिया जाता है उसमें सबको साथ देना चाहिए। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने मांग की है कि चुनाव आयोग वर्चुअल रैली के लिए फंड अलग से जारी करे, क्योंकि बीजेपी के पास पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी पार्टियां नहीं लड़ सकती है। आप क्या कहेंगे? अब देखेंगे, इसका सारी चीजें तैयारी करेंगे। आपकी वर्चुअल रैली के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर? हम लोग वर्चुअल रैली की तैयारी कर रहे हैं जी। बाकी डोर टू डोर कैंपेन आप लोग कर सकते हैं और आम डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, वर्चुअल कैंपेन कर सकते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोविड की स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आएगी तो चुनाव आयोग ने जैसे कहा है समीक्षा करके चीजों को आगे बढ़ाएगा। एक सवाल और कि चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के मेयर को लेकर आप लोग की पूरी कवायद थी, भारतीय जनता पार्टी का मेयर चुना गया है वहां पर। देखिए 19 सीटों पे बहुमत साबित होना था, 19 सीट होने से आम आदमी पार्टी को 14 सीट मिली, कांग्रेस को 8 सीट मिली, भारतीय जनता पार्टी को 12 सीट मिली। चंडीगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी तरह से हराया, लेकिन एक गलती हो गई कि लोगों ने कांग्रेस को वोट दे दिया और ये सिद्ध हो गया कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है बीजेपी की सरकार बनाना। ये लोग उत्तराखंड में भी देख चुके हैं, ये लोग गोवा में भी देख चुके हैं, अरुणाचल प्रदेश में देख चुके हैं और अब चंडीगढ़ में साबित हो गया। पंजाब के लोगों ने खुद देख लिया कि कैसे चंडीगढ़ में कांग्रेस को वोट देने का मतलब बीजेपी की सरकार बनाना साबित हो गया एक बार फिर से। तो अब मैं पंजाब के लोगों से भी अपील करना चाहूंगा और बाकी जगह भी कि कांग्रेस को एक भी वोट देने का मतलब है कि बीजेपी की सरकार बनाने के लिए वोट देना। आप लोग कुछ लीगल तरीका इसके लिए कुछ कदम वो बताएंगे, उसमें हमारे लीगल एक्सपर्ट्स से सलाह मिल रही है। इसका कुछ असर पड़ेगा विधानसभा चुनाव पे? नहीं, इससे तो और जनता और सतर्क होगी। जो लोग थोड़ा बहुत कहीं कांग्रेस के प्रति कोई सिंपैथी भी रख रहे होंगे उनको भी समझ में आ गया कि नहीं, कांग्रेस को वोट देने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना, और उस चक्कर में फंसेंगे नहीं लोग। तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से भी जो बात है, चुनाव आयोग ने आज जो तारीखों का ऐलान किया उसको लेकर के अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। खासतौर से पंजाब को लेकर के उन्होंने ये कहा क्योंकि अभी जिस तरह से चंडीगढ़ के अंदर निगम के चुनाव हुए उसका भी असर पड़ेगा और पंजाब में इस बार आम आदमी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करने वाली है, सरकार बनाने वाली है, इस बात को भी उन्होंने कहा। हालांकि वर्चुअल रैली को लेकर के भी उन्होंने कहा कि उसके लिए आम आदमी पार्टी तैयार है और आम आदमी पार्टी भी आपको बता दें कि इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपनी ताल ठोक रही है और उत्तराखंड के अंदर भी अपनी मजबूत दावेदारी को पेश कर रही है, पंजाब में भी अपनी मजबूत दावेदारी को पेश कर रही है और ऐसे में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी अपनी रणनीति को बताते हुए नजर आ रहे थे। तो कुल मिलाकर के चुनाव आयोग ने आज जो तारीखों का ऐलान कर दिया है, महत्वपूर्ण यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 7 चरणों में ये चुनाव होना है। 10 फरवरी से
पहले चरण की जो वोटिंग है वो शुरू हो जाएगी और फिर 10 मार्च को नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उन 5 ही राज्यों में आप देखेंगे तो सबसे दिलचस्प है और बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर भी आप देखेंगे तो केंद्र की सत्ता का रास्ता भी उत्तर प्रदेश से ही जाता है और इसलिए उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। निगाहें सबकी इसी पर हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर के कितना तैयार हैं रणनीतिक तौर पर और किस तरह से ये विधानसभा का चुनाव इस बार का दिलचस्प होने वाला है, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटेंगे, सभी मेहमान बने हुए हैं। जैनेंद्र अरकुवंशी जी, अरविंद जी के सवाल थे कुछ आपसे, मैं चाह रहा हूं जवाब दें। अरविंद जी ने जो सवाल पूछा था मैं वही बता रहा था कि जब हमारा सपा के साथ गठबंधन हुआ था तो ओम प्रकाश राजभर जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि हमें एक भी सीट ना मिले, लेकिन जनता का काम होना चाहिए। जनता का कौन सा काम है कि महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, जातिगत जनगणना है, आरक्षण में वर्गीकरण है, बिजली और स्वास्थ्य की मुफ्त और एक समान सुविधा होनी चाहिए, शराबबंदी लागू होनी चाहिए। ये सारी चीजें जनता को मिलनी चाहिए। 300 यूनिट बिजली फ्री मिलनी चाहिए। ये सारी चीजें हैं जनता को मिलनी चाहिए। लेकिन अब भी देखिए ये एक नीतिगत बात होती है कि हमें सीट ना मिले और कार्य होना चाहिए, लेकिन जब सीट अगर मिलती भी है हमें, जो गठबंधन है तो सीट तो मिलेगी। तो उनका पूछना था कि सीटें किसे मिलेंगी, तो ये मैं बताना चाहूंगा कि हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है वो इस चीज को डिसाइड करती है कि किस किस को सीट मिलेगी और किसको कौन व्यक्ति कहां से चुनाव लड़ेगा और कौन किस सीट से बेहतर उम्मीदवारी अपनी ठोक सकता है। तो वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी हमारी तय करती है। ओपी जी, किसी नई रणनीति की जरूरत आपको ऐसा क्यों लगता है कि नहीं है, जबकि आप देख रहे हैं कि आपके जो पुराने घटक दल थे वो दूसरों के साथ चले गए, उसका कारण क्या है? जैनेंद्र अरकुवंशी जी बता रहे हैं समाजवादी पार्टी ने कई छोटे छोटे दलों को इस बार अपने साथ लिया है और अहम यह भी है कि इस बार आप लोग सत्ता के अंदर हैं, यानी कि आप लोगों ने जो कहा था उसमें पूरा कितना किया है, ये सवाल जनता का आपसे भी रहेगा। क्यों आपको लगता है कि आपको किसी नई रणनीति की जरूरत नहीं है? जो आप कह रहे हैं 300 पार जाने वाले हैं, उसके पीछे की क्या वजह है? देखिए ऐसा है आयुष जी, सवाल आपका बहुत अच्छा है। ये 10 मार्च को मतगणना है तो लगभग 2 महीने तक आपका डिबेट यही चलेगा चुनाव, और इसमें सारे हम राजनीतिक पार्टी के लोग बैठेंगे और 10 मार्च को 11 बजे तक अपनी अपनी सरकार बनाते हैं। एक पार्टी ऐसी भी है जिसका नेता प्रदेश में हार गया, जिसकी सारी 403 की जमानतें जब्त हो गई, वो भी 5 राज्यों में सरकार बन रहा। एक पार्टी के नेता ऐसे भी है कि जब भाजपा ने कहा कि 300 के पार, तो उन्होंने अतुत्साह में बोल दिया कि हम 400 के पार होंगे। अच्छा ये हुआ कि 500 के पार नहीं बोले। ये बात महाराज बंगाल में तो आप भी 200 पार जा रहे थे, 77 पे रुक गए थे। एक पार्टी जो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, बीच में उसकी विचारधारा ओवैसी से मिल गई और फिर बाद में वो और आपकी कश्मीर में बदल गई थी पीडीपी। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपकी विचारधारा बदल गई थी। जो टूटने वाली बात है इनको बंद कराइए। ये सपा के साथ चूंकि इनका गठबंधन है, सपा के लोग जो उदंड होते हैं वही उदंडता इनके अंदर भी आ गई है। जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ तब तक ये मर्यादित, तब तक ये उदंड नहीं थे, लेकिन गुंडों वाली पार्टी। चलिए जैनेंद्र जी सुन लेते हैं इनका मेरी बात सुनिए। दूसरी बात यह है कि जो साथी हमारे बोल रहे हैं भाजपा के, इनसे ये पूछिए कि जब आपने 2.5 साल तक साथ में रहे भाजपा के और छोड़ा, तो यही ने कहा कि हमारी ये मांगे थी जो पूरी नहीं हुई। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या समाजवादी पार्टी के साथ इन्होंने घोषणा पत्र में उन मांगों का जिक्र किया है, उन मांगों को इन्होंने करार किया है, समझौता किया है, जनता के बीच में दिखाया है कि देखिए समाजवादी पार्टी की यदि सरकार बनी तो पहली प्राथमिकता होगी कि भाजपा की जो ये मांगे हैं जो भाजपा ने पूरी नहीं की थी, अब उसको ये पूरी करेंगे। और अखिलेश यादव उसको मन से बोले, ये नहीं होगा। हमसे क्या होगा? जैसे मतगणना होगी मैं फिर आपके चैनल पर आऊंगा, 24 घंटे के अंदर यह करार जो है इनका टूट जाएगा। नंबर 4, हम जो पार्टी का चुनाव लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं नई रणनीति बनाने की। हम नई रणनीति क्यों बनाए? हमारी डबल इंजन की सरकार है केंद्र प्रदेश, तो केंद्र प्रदेश की सरकार की रिपोर्ट कार्ड ही हमारा इस चुनाव में ट्रम्प कार्ड होगा। मैं तो कहता हूं कि जो चुनाव लड़ने जा रहा हूं उसमें
मैं अपने काम अपने विकास। दूसरी बात, 2014 के जब हम लोकसभा चुनाव लड़े थे तो देश की जनता से वादा किए थे कि केंद्र में यदि मेरी सरकार बनी तो हम इस सारे वादों को पूरा करेंगे। और देखिए कि हमने जब अपने संकल्प पत्र के वादों को पूरा किया तो 2019 में जितनी उम्मीदें पार्टियों को नहीं थी उससे ज्यादा लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। फिर 2017 का जो हमने संकल्प पत्र बनाया, 2022 को हम जवाब दे हैं और जवाब देंगे, जवाब दे रहे हैं कि 2017 का ये संकल्प पत्र था, हमने ये वादा किया था, हमने इसको पूरा किया। अब जो दो लोग लालीपाप जनता में दे रहे हैं उनसे पूछा जाए संकल्प पत्र के वादे में कितने करोड़ लोग युवा नौकरी देने की बात नहीं ठीक है, इसीलिए तो मैंने पूछा ना भाई, वो तो जनता तय कर देगी कि उन्होंने कितना दिया कितना नहीं दिया, कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, ये तो जनता ही तय करने वाली है ना, ये तो जनता तय करने वाली है। तो बढ़िया है, इन्होंने कहा ये संकल्प पत्र लेकर के जाएंगे और ये बताएंगे इन्होंने कितनी नौकरी दी। ये जो दावे कर रहे हैं अगर उसमें सच्चाई नहीं होगी तो जनता नहीं जुड़ेगी। अरविंद जी, लेकिन ये जो अरविंद जी, ठीक है, एक सेकंड, ओपीजी आ रहा हूं सर, राजेश में आ रहा हूं जी। ओपी सिंह जी ने, ओपी सिंह और ओम प्रकाश राजभर, ये दोनों लोग गठबंधन में थे और बाकी लोगों का देखिए आरोप यही है कि भाई लग रहा है ओम प्रकाश राजभर के साथ जो वादे इन्होंने किए थे वो पूरे नहीं हुए। शायद जैनेन्द्र अर्कवंशी की नाराजगी मुझे तो ऐसे ही कुछ लग रही है। वो कह रहे हैं कि भाई ओम प्रकाश राजभर 50 चिट्ठी लिख चुके, उनका एक काम भी नहीं हुआ। अरविंद जी, आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे ओम प्रकाश राजभर हो और चाहे कोई भी हो, उसकी मनमानी, उसकी जो है स्वार्थपूर्ण राजनीति, उसकी जो है चालाकी भारतीय जनता पार्टी में कतई चलना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर के प्रति जवाब दे रही है, इस प्रदेश के 24 करोड़ जनता के लिए जवाब दे, और वो 24 करोड़ जनता के प्रति अपनी जवाबदेही 2022 में दिखाने और सुनिश्चित करने को तैयार। हम ओम प्रकाश राजभर के प्रति कहें कि साहब वो कल कहें कि हमको इतनी सीटें दे दीजिए, कल कहें हमको इतना मंत्रिमंडल में, थोड़ा सा मुझे भी मौका दिया जाए। ठीक है, एक सेकंड राजेश जी, पहले राजेश जी, ठीक है राजेश जी, नहीं भविष्यवाणी तो यहाँ सब करा, अभी आपने ही कहा ना ओपी जी कि यहाँ 9 तारीख तक तो सारी पार्टियां अपनी अपनी सरकार बनाएंगी ना, लेकिन हम इंतजार 10 तारीख का करेंगे। डॉक्टर राजेश जी, सबकी सच हो जाएगी, चलिए ठीक है, हाँ भविष्यवाणी तो खैर कोई नहीं कर पाएगा। डॉक्टर राजेश जी, आप लोग अपनी रणनीति की बात करिए। मैं बात अपना रखूंगा जी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म का आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो ये बीजेपी में 37% क्रिमिनल बैकग्राउंड के एमएलएज हैं। अगर आप उसमें से 312 में से 114 क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आप चाहे सर्च कर सकते हैं। और ये बोलते हैं कि सारे माफिया भाग गए, तो माफिया भाग के कहाँ गए? इनकी पार्टी में चले गए क्या? और यहाँ कानून व्यवस्था जो है उसका ये हाल है कि हर जगह जो है मर्डर हो रहे हैं, चोरी हो रही है, और रेप भी आपने देखा कि हाथरस में हुआ, वहां भी हमारी माननीय प्रियंका गांधी जी गई। और अभी बात भटिंडा की हो रही थी, चंडीगढ़ की हो रही थी, तो जरा उनसे ये भी पूछ लीजिए कि भटिंडा में क्या हुआ। भटिंडा का जब नगर निगम का इलेक्शन हुआ है तो उसमें 49 सीट जो है कांग्रेस ने जीता है और 1 अकाली दल, बाकी सब 0। चलिए वो तो बीजेपी नहीं, वो तो आम आदमी पार्टी का तो सीधा ये कहना है कि कांग्रेस को जिताना मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना देना। ठीक है, आरपी राजन जी क्या कहना चाह रहे थे आप? भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बता रही है कि समाजवादी पार्टी हम 350 की बात करते हैं तो 400 की बात करती है। बिल्कुल, राजनीति में हम जिस तरह से जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो आपके पेट में दर्द क्यों है अगर हम 400 सीट जीतने की? नहीं, उनकी आपत्ति सिर्फ इतनी थी कि 400 के अलावा 403 बता देते, फिर 3 सीटें छोड़ी। करिए 10 तारीख का जो आपने दशा की है राज्य के देश के किसानों की, वो किसान ही आपको जवाब देगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही शुरुआत होगी आपकी। आपके विधायक भगाए जा रहे हैं। कल उन्नाव में विधायक को किसान ने थप्पड़ मारा, किसान तो विधायक को आपके मारे जा रहे हैं, जनता के बीच में जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, विधायक भगाए जा रहे हैं। वो साफ है, दिख रहा है, जनता देख रही है, किसी से छिपा नहीं है मित्र, सब साफ हो जाएगा। इसी इंडिया न्यूज चैनल पर बैठ करके 10 तारीख को फिर वार्ता होगी, तब फिर बात की जाएगी, तो सामने हो जाएगा 10 तारीख को जो है कौन जीत रहा है। समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ
जनता के विश्वास और भरोसे के साथ उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। न सपा का आता था न बसपा का आता था, चैनल से फरार थे आप लोग 6 महीना। अरे इस महामारी में ना आप ऑक्सीजन दे पाए, ना दवाई दे पाए, ना आप एम्बुलेंस दे पाए, ना आप गाड़ी दे पाए। आपने किया क्या? केवल जो है आपने लोगों को, देश के लोगों पर लाठी चलाने का काम किया। आपने पैदल चलते बूढ़े नौजवान बच्चों, ये बंदूक वाली पार्टी नहीं है, ये आतंकवादियों वाली पार्टी नहीं है, ये लूट खसोट करने वाली पार्टी नहीं है, ये चचा भतीजा जातिवाद वाली पार्टी नहीं है। चलिए, ये लोकतांत्रिक पार्टी ठीक है। आयुष भाई, मैं जैनेंद्र जी, एक हाँ, चीज जैनेंद्र बोल दूं, जो अरविंद सर ने सवाल पूछा था तो हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने जवाब दिया था, और उनका सवाल ये था कि एक बात मैं यहाँ पे आयुष, एक बात मैं जरा डिटेल बताना चाह रहा था। जी जी जी। अभी कांग्रेस पार्टी के व्यक्ति ने कहा ना कि भाई दागी विधायकों को लेके, तो मेरे पास इत्तेफाक से उसके आंकड़े पड़े हैं। भाजपा के 304 में 106, समाजवादी पार्टी के 49 में से 18, बसपा के 18 में से 2 और कांग्रेस में 1 दागी विधायक है। अब मैं आप लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि सारे लोग, कोई ऐसा दल है नहीं जो इससे अछूता है। हम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या आप लोगों में यह हिम्मत है कि आप लोग यहां पे कहने में सक्षम है कि नहीं, हम किसी भी दागी व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे? बिल्कुल, हमारी पार्टी के 4 विधायक हैं, चारों के ऊपर कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का केस नहीं है, कम से कम, और आगे भी जिनको भी टिकट मिलेगा उनके ऊपर आपराधिक प्रवृत्ति का मैंने तो क्या नहीं कहा? रहेगा। मैंने बहुत साफ सवाल एक ही पूछा, मैंने कहा कि आगे देंगे कि नहीं देंगे। सवाल ये है, नहीं है, आगे भी नहीं देंगे, जब अभी तक नहीं है वो तो मायने आगे नहीं भी रखता है। देंगे। आगे क्या होगा ये बताइए। नहीं, आगे भी हम किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को या जिनके ऊपर आपराधिक केस है उनको नहीं देंगे टिकट, मैं बिल्कुल साफ बोलता हूँ। और दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, जब आपने सवाल पूछा था उसका मैं जवाब देना चाहूंगा कि भाजपा के प्रवक्ता ने तो बता दिया था कि किसी के साथ गठबंधन, किसी के विचारधारा बदल गई। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा, पीडीपी के साथ इन्होंने क्या किया? गठबंधन जब कर रहे थे तो विचारधारा नहीं बदली थी, और जब चुनावों से पहले शिवसेना के साथ एक चुनाव लड़े थे और चुनाव में जैसी जीत मिली तो शिवसेना और भाजपा की राहें अलग हो गई, तो उसमें जिम्मेदारी तो भाजपा की बनती है क्योंकि बड़ी पार्टी उस समय वो थी। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि विचारधारा कौन बदल रहा था सत्ता के लिए? भाजपा बदल रही थी। हमारे कार्य नहीं हुए थे तब भी हम सत्ता में थी। चलिए, आप लोगों के से आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा में यही समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला आज इस चर्चा का हिस्सा बने। लेकिन हाँ, अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब दिनों दिन आपको और गर्म होती हुई नजर आएगी। लेकिन अब चूंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, इसलिए अब देखना यह है कि रणनीतिक तौर पर ये पार्टियां किस तरह से आगे बढ़ती हैं और कैसे जनता को लुभाने के लिए अब नित नए प्रयास ये करती हैं।